नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से हाजिर है लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी। योर मनी, जहां हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही साथ आप हमें 7045220000 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप चाहें तो आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी पोर्टफोलियो से जुड़ी कोई भी क्वेरी भेजें। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वेरीज को हम एड्रेस करवा सकें अपने एक्सपर्ट से। और आज हमारे साथ योर मनी में शामिल हो रहे हैं रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। और ऋषभ से हम अपने व्यूअर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं फोकस म्यूचुअल फंड्स पर। जी हाँ, ये वो म्यूचुअल फंड्स है जो सिर्फ 20 से 30 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में निवेश करते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाइड फंड से बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि किस तरह से जब फोकस फंड की बात आती है तो आपकी गहरी समझ और सिलेक्टिव पिकिंग आपको वॉलेटाइल मार्केट में भी बढ़िया रिटर्न दिलवा सकती है। तो बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं ऋषभ के साथ बातचीत की। तो ऋषभ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फोकस फंड्स की बात करें, आजकल काफी रुझान इस स्पेशल कैटेगरी में देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स का। तो वॉलेटाइल मार्केट में जो अभी की जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में किस तरह से फोकस फंड्स बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं? दीपाली जी, पहले तो आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि फोकस फंड्स बेसिकली वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि हाई कन्विक्शन कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। फोकस फंड्स बेसिकली 20 to 30 स्टॉक्स, मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 30 से स्टॉक्स के ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अभी ये फोकस फंड का सबसे बढ़िया बात ये है दीपाली जी कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही फॉलो करता है। फोकस फंड्स बेसिकली लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है और स्मॉल कैप में भी कर सकता है और अलग अलग सेक्टर्स में भी कर सकता है। सो इसमें कोई तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रॉम मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेक्टोरियल एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मेरे हिसाब से देखिए, नंबर 1 एडवांटेज ये है दीपाली जी कि ये काफी हाई पोटेंशियल रखते हैं आउट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर्स के बेस्ट 20 या 30 आइडियाज फंड मैनेजर्स ये पर्टिकुलर फंड लीजिए कि कुछ स्टॉक्स अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए 5 से 10 स्टॉक भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बहुत सुपीरियर हो जाता है। अभी इसमें मैंने जो ऑलरेडी जो एडवांटेज बताया था कि इसमें 20 to 30 फंड मैनेजर के बेस्ट आइडियाज इसमें फंड मैनेजर रख सकता है। फंड मैनेजर हर एक स्टॉक में बारीकी से रिसर्च करके, बारीकी से नजर रख के चूज एंड पिक कर सकता है। सेक्टर्स भी बहुत अच्छी तरह से चूज एंड पिक कर सकता है। सो यूजुअली क्या होता है ना दीपाली जी, जो कि हम एक एवरेज इक्विटी म्यूचुअल फंड को हम पकड़ते हैं, उसमें एनीवेयर बिटवीन 50 to 80 स्टॉक्स फंड मैनेजर रखता है। अभी 50 to 80 stocks, sometimes it can be very difficult to track and manage from time to time। जब भी आपका पोर्टफोलियो छोटा होता है तो ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। मगर इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दीपाली जी कि ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और सिक्लिकल भी हो सकते हैं। मैंने जो कि पहले भी बताया कि 5 या 10 स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न्स बहुत बढ़िया होगा। इसमें ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। मान लीजिए कि ये 5 से 10 स्टॉक अच्छा नहीं करते तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हो सकता है। सो ये फंड्स जितना अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं, उतना ही डाउनसाइड रिस्क में भी पड़ सकते हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स को खास ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है और एक ये बहुत ही बेहतर पीएमएस का रिप्लेसमेंट है दीपाली जी। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल 5 या 6 फंड्स होने चाहिए। 5 या 6 फंड्स के अंदर 1 या 2 फोकस फंड इन्वेस्टर रख सकता है।
ऑल राइट सर, जिस तरह से आपने बताया कि एक ये हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड्स आते हैं, जिस तरह से हाई कन्विक्शन हम इस फंड्स में देखते हैं, उसके साथ साथ मेरे हिसाब से जो रिस्क है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में कंपैरिजन भी अक्सर दिमाग में आता है निवेशकों के, ऋषभ जी, वो है डाइवर्सिफाइड फंड वर्सेस फोकस म्यूचुअल फंड्स। तो ज़्यादा रिस्की आपने बताया कि फोकस फंड में रिस्क रहता है, तो आपके हिसाब से किस तरह से आप कंपैरिजन देखते हैं, कौन बेहतर रिटर्न दे सकता है, ये भी बताएं। दीपाली जी देखिए, फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छी तरह से रिटर्न दे सकते हैं और फोकस फंड भी बहुत अच्छी तरह से रिटर्न दे सकते हैं। सो द बॉटम लाइन, द की इज टू डाइवर्सिफाई वेल दीपाली जी। तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ आप फ्लेक्सी कैप फंड भी रखिए और फोकस फंड भी रखें। सो मेरे हिसाब से आइडियली आप अगर आप पोर्टफोलियो इक्विटी का बनाते हो, आप 5 फंड का बनाइए। उसमें से एक आप फ्लेक्सी कैप फंड चूज करिए, एक आप वैल्यू फंड चूज करिए, एक आप फोकस फंड चूज करिए, एक मिड कैप फंड चूज करिए और एक स्मॉल कैप फंड चूज करिए। आई थिंक ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन इज द की, बिकॉज टाइम टू टाइम पे कभी आपको फोकस फंड्स अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर दिखाई देंगे और कभी आपको फ्लेक्सी कैप या फिर वैल्यू फंड्स भी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर दिखाई देंगे। सो आई थिंक टाइम टू टाइम सभी कैटेगरीज और सभी फंड्स परफॉर्म करेंगे और अंडर परफॉर्म करेंगे। अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज डाइवर्सिफिकेशन इज द की दीपाली जी। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जब हम फोकस म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है या फिर वो निवेशक जो लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं उनके लिए ये बिल्कुल एप्ट माने जाते हैं? दीपाली जी, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स है और कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स के लिए हमेशा आपको 5 या 7 साल का समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भी नजर आ सकती है। सो माय हम्बल ओपिनियन इज, अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो कि हाई रिस्क ले सकता हो और 5 या 7 साल का समय हो, तो ये कैटेगरी में निवेश करें। सर, यहाँ पर एक और सवाल, खासतौर पर वो निवेशक जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाए कि उनके पास 5 से 10 हज़ार रुपए हैं जो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो देखते हैं, तो क्या शुरुआत उनको फोकस फंड से करना सही रहेगा या फिर जिस तरह से आपने बताया कि लार्ज कैप या फिर जो इंडेक्स फंड है वहां से भी शुरुआत की जा सकती है? दीपाली जी, ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो नए इन्वेस्टर्स है, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सिंपल प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड से शुरू करना चाहिए या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू करना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फोकस फंड बेसिकली थोड़े बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनके पास ऑलरेडी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और वो एक फंड एडिशनली वो अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। मगर बिगिनर्स के लिए आइदर इंडेक्स फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू करें तो काफी बेहतर रहेगा। सर, अगर आप पॉइंट आउट कर सके कि फोकस फंड से जुड़े सबसे बड़े रिस्क क्या होते हैं जिसके बारे में निवेशकों को जानकारी होना जरूरी है, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें जिनसे उनको सतर्क या फिर सावधान रहना चाहिए? दीपाली जी देखिए, सबसे बड़ा रिस्क है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इसमें ड्रॉ डाउन एक्सट्रीम हो सकते हैं। ड्रॉ डाउन का मतलब इसमें नेगेटिव रिटर्न काफी एक्सट्रीम जा सकता है। मान लीजिए कि एवरेज अगर फ्लेक्सी कैप फंड -15% या फिर -20% ड्रॉ डाउन देता है, तो इसमें फोकस फंड में आपको तैयारी रखना पड़ेगा कि ये 25 to 30% ड्रॉ डाउन कंफर्टेबली दे सकेगा। सो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, बट एट द सेम टाइम ये आप पॉजिटिवली भी आप देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने के कारण फंड मैनेजर बहुत अच्छे आइडियाज, अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा एक अल्फा ओवर एंड अबाउट जो बेंचमार्क होता है, निफ्टी 500 जो बेंचमार्क है, उससे ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। सो मैंने पहले भी कहा था कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। उसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक फंड आप फोकस फंड आप चूज करिए। आई थिंक यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। बिल्कुल, फंड मैनेजर की भूमिका काफ़ी अहम उसमें रहती है, खास तौर पर उनकी सूझबूझ और जो सिलेक्टिव पिकिंग है, किस तरह से वो अपनी रिसर्च के हिसाब से करते हैं, वो भी काफ़ी मायने रखता है। तो ऋषभ, यहाँ पर जिस तरह से अभी वॉलेटाइल मार्केट की बात हम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे 5 से 6 फोकस म्यूचुअल फंड जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो अभी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं? दीपाली जी, 2 फोकस फंड्स में रेकमेंड करना चाह रहा हूं इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 1 इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड
और नंबर 2 HDFC फोकस फंड। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड इज मोर ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस फंड है, और जो HDFC का जो फोकस फंड है वो एक ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, जो कि इसमें आपको वैल्यू का भी थोड़ा बहुत फ्लेवर मिल जाएगा और आपको ग्रोथ ग्रोथ का भी फ्लेवर मिल जाएगा। सो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्शन अगर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है तो आप HDFC फोकस फंड एक फंड आप डाल सकते हो, और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन वैल्यू ओरिएंटेड है तो आप इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। सो मेरे हिसाब से एक या दो फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, मगर ये ध्यान में रखें कि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ऑल राइट, तो फोकस इसी बात पे रखें अपने पोर्टफोलियो का कि वो वेल डाइवर्सिफाइड हो, और जिस तरह से कहा कि हर एक, अगर हम लार्ज कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, तो वहाँ पर भी एक्सपोजर होना ज़रूरी है। तो ऋषभ जी, बातचीत को हम यहीं पर ही रोकते हैं क्योंकि अब हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ रवि ने ईमेल के ज़रिए, सबसे पहले ईमेल ले लेते हैं। रवि जी ने अपना जो पोर्टफोलियो भेजा है ईमेल के ज़रिए, और इनका सवाल ये है कि अभी जो इनकी उम्र की बात करें, 36 साल इनकी उम्र है, और मंथली सिप ये कर रहे हैं 20,000 की, और पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है 2,60,000 तक पहुंच गई है। और अच्छी बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, 20 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक नज़र उनके पोर्टफोलियो पर भी डाल लेते हैं। इनके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, जिसमें ये 5,000 का सिप कर रहे हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में भी 5 है, और इसके अलावा टाटा लार्ज एंड मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 5-5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि एक बार आप इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, और जो 20 साल का इनका नजरिया है, कितना कॉर्पस ये जुटाते हुए दिख सकते हैं। दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत बढ़िया फंड्स है, फंड्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, और फंड मैनेजर्स भी बहुत अच्छे हैं, और AMC का जो फिलॉसफी है वो भी बहुत अच्छा है। सो फंड सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो काफी मिड एंड स्मॉल कैप के टूवर्ड्स टिल्टेड है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं चाहूंगा कि जो टाटा का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो कि थोड़ा सा रिजिड फंड है, क्योंकि उसमें 45-50% फंड मैनेजर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट रखेगा एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और अराउंड 45-50% वो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट रखेगा एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने पोर्टफोलियो में रखे। सो टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड को स्विच करके इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड आप देख सकते हो फ्रॉम अ फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो बाकी के 3 फंड से जैसा है वैसा ही कंटिन्यू रखे। आई थिंक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनते नजर दिखाई दे रहा है। अभी दीपाली जी, मैं इनके गोल पे आ जाता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। जो 20,000 का जो SIP कर रहे हैं, प्लस 2,60,000 का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो करीब करीबन 2,24,00,000 20 साल के एंड में इकट्ठा कर पा रहे दीपाली जी। ऑल राइट, तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो सही है, लेकिन एक आध जगह जहां पर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, इसकी सलाह आपको हमारे एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। चलिए बढ़ते आगे, और एक और ईमेल है जो हमें विक्रम जी ने भेजी है। इनकी उम्र 50 साल है, 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, और मंथली सिप की बात करें तो इन्होंने वैल्यू रखी है 50,000 रुपए की, और साथ ही साथ ये 3 लाख का एक मुश्त निवेश भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए एक बढ़िया कॉर्पस बना ले। तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं ऋषभ जी, किस कैटेगरी में निवेश करना इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दीपाली जी, देखिए, उन्होंने अपना गोल भी क्लियरली मेंशन किया है, और अपना टाइम होराइजन भी क्लियरली मेंशन किया है, मगर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपना रिस्क एपेटाइट मेंशन नहीं किया है। सो जब भी आप गोल की बात करते हो, टाइम होराइजन की बात करते हो, तो आपका रिस्क एपेटाइट भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए 10-15 साल, 20 साल आपका टाइम होराइजन है, मगर इन्वेस्टर इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ प्रोडक्ट सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपना रिस्क एपेटाइट भी मेंशन करना जरूरी है। अभी मैं अज्यूम मैं 2 पिक्चर्स दे देता हूं दीपाली जी। नंबर 1, के वो रिस्क ले सकते हैं, और एक मॉडरेट रिस्क जो कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ओके, सो अगर
अच्छा खासा रिस्क ले सकते, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि 100% प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड रख सकते हो, ईडलवाइज मिड कैप फंड रख सकते हो, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड रख सकते हो। सो ये जो 4 फंड है उसमें 25% एलोकेशन रखिए, इक्वल एलोकेशन रखिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया 100% हाई रिस्क पोर्टफोलियो बनते नजर दिखाई दे रहा है, राइट। और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, राइट, तो आप एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाइए। हाइब्रिड पोर्टफोलियो का मतलब आप प्योर इक्विटी के म्यूचुअल फंड भी आप सिलेक्ट करिए, और इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन वाले भी म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट करिए। सो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो हाइब्रिड पोर्टफोलियो में आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। नंबर 2, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, जो कि ऑलरेडी जो हाई रिस्क पोर्टफोलियो उसी में से मैंने 2 म्यूचुअल फंड उठाए हैं। और हाइब्रिड फंड्स में से निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। सो ये एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनेगा, जो कि ना कि प्योर इक्विटी है, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। तो आपको कंसिस्टेंसी भी मिलेगा और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी टिल सम एक्सटेंट मिल जाएगा। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। दीपाली जी, देखिए, जो 50,000 की एसआईपी करना चाह रहे हैं, प्लस जो 3 लाख का जो लमसम करना चाह रहे हैं, वो करीब करीबन 1 करोड़ 25 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। अभी देखिए, ये 1 करोड़ 25 लाख, ये आज के प्रेजेंट टर्म्स में एक अच्छा खासा रकम दिखाई दे सकता है, मगर 10 साल के बाद अगर मैं इन्फ्लेशन को ऐड करता हूं, तो ये 1 करोड़ 25 लाख की वैल्यू काफी डिक्लाइन हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स। सो मैं चाहूंगा टू कि इन्फ्लेशन को ध्यान में नजर रखते हुए आप करीबन 5 to 10% का आप एनुअल एसआईपी टॉपअप करें, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। ऑल राइट, तो रिस्क के हिसाब से, रिस्क को भापते हुए अगर आप चाहें तो प्योर इक्विटी में कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या ऑप्शन रहेगी वो आपको ऋषभ जी ने बताया, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक सेफर साइड लेकर चले तो हाइब्रिड पोर्टफोलियो की तरफ भी आप जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में, जहां पर आपको मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब। तो ऋषभ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर जो शो में मौजूद रहेंगे उनका नाम है मनचंदा भट्ट, और फरीदाबाद से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर, मैंने अपने क्वेश्चन और फंड सारे भेजे हुए पहले से। हेलो जी, पूछिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इस फंड में जैसे मार्केट इस टाइम थोड़ा सा पिछले 5-6 महीने से बिल्कुल ऊपर नीचे चल रहा है, तो कुछ टर्निंग की जरूरत है या कोई नया ऐड करके किसी को रिमूव करने की जरूरत है? ऑल राइट, तो मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए एक रिव्यू ही आपसे करवाना चाह रहे हैं। 51 साल इनकी उम्र है, मंथली से पे 40,000 की कर रहे हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी 14.5 लाख तक पहुंच गई है, और 8 से 10 साल का इनका नजरिया है। एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर भी डाल लेते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 8,000, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 8,000, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में भी 8,000 के कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम क्वांट मिड कैप फंड्स की बात करें, उसमें भी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिप चल रही है 8,000 की। इसके अलावा इनका एक मुश्त निवेश भी है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1 लाख का, और मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन में 50,000 का। और दूसरे टूल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पीएफ इनका 41,000 मंथली है, और इन्होंने कई इनका जो मेडिक्लेम है 30 लाख का, और जो टर्म प्लान इन्होंने ले रखा है वो 50 लाख का है। तो ऋषभ जी, कई सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं इनके पोर्टफोलियो में, इनके इन्वेस्टमेंट में। तो क्या कुछ सलाह आपकी तरफ से रहेगी वॉलेटाइल मार्केट में अब आगे किस तरह से एक वाइसर डिसीजन के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए, बताएं। दीपाली जी, देखिए, मार्केट हैज बीन वॉलेटाइल फॉर द पास्ट 2 इयर्स। 2 साल से मार्केट ने एक्चुअली कोई रिटर्न्स कमाने को अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया है, मगर यही समय है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि काफी अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहता है, वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है। सो नंबर 1, वॉलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इक्विटी मार्केट। इसमें कोई डरने की बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसे काफी सारे टाइम करेक्शंस और प्राइस करेक्शंस पास्ट में देखे हैं, एंड दिस टू शैल पास, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट इज जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम। पहले मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ दीपाली जी।
देखिए ओवरऑल उन्होंने दो पोर्टफोलियोज क्रिएट किए हैं, वन एक अपना लमसम के लिए, दूसरा एसआईपी के लिए। नंबर वन रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको दो अलग अलग पोर्टफोलियो करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही पोर्टफोलियो रखें, एसआईपी और लमसम के लिए एक ही पोर्टफोलियो रखें। नंबर टू मैं देख रहा हूं कि सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स भी ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। मैं चाहूंगा कि सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें, क्योंकि सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स काफी सिक्लिकल भी होते हैं, वॉलेटाइल भी होते हैं, और वो पर्टिकुलर फंड्स में टाइमिंग का भी बहुत रिक्वायरमेंट होता है, एंट्री का भी रिक्वायरमेंट होता है और एग्जिट का भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप सही टाइम पे एंट्री नहीं लोगे, सही टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे, तो आपका पैसा इसमें नहीं बनेगा अनफॉर्चुनेटली। नंबर थ्री, मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफी सारे फंड्स एक ही एएमसी से, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखें अपने पोर्टफोलियो में एएमसी लेवल पे, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं कि ऐसा भी देखा है कि एक एएमसी में काफी सारे फंड्स या अलग अलग कैटेगरी के एक साथ अंडर परफॉर्म किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि टू मिनिमाइज अंडर परफॉर्मेंस रिस्क आप अलग अलग एएमसी में डाइवर्सिफाई करें। सो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में मैं आपका जो एक फंड है कैनरा रिबेको ब्लू चिप फंड, उसको आप स्विच करिए और बेसिकली कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड को इंट्रोड्यूस करें, जो कि एक स्मार्ट बीटा लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। तो मेरे हिसाब से एक तो कैनरा रिबेको का जो आपने दो एक्टिव फंड्स ले रखे वो एक ब्रेक हो जाएगा, और आपको एक स्मार्ट बीटा एक्टिव और पैसिव दोनों का इसमें आपको एक फ्लेवर मिल जाता है। सो मैं चाहूंगा कि कैनरा रिबेको ब्लू चिप फंड को हटा के कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड को इंट्रोड्यूस करें। अभी देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। उनका जो 40,000 का जो एसआईपी चल रहा है प्लस 14.5 लाख का जो पोर्टफोलियो है, वो करीबन 1,40,40,00,000 इकट्ठा कर पा रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज 1,37,00,000 वो 10 साल के बाद वो अक्यूमुलेट कर पाएंगे। मैं चाहूंगा कि इन्फ्लेशन को मद्दे नजर रखते हुए आप 5 to 10% का एनुअल टॉप अप करें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से आपका वेल्थ 10 साल के बाद क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, तो वॉलेटाइल बाजार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि आप सही रणनीति को अपनाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें, और किस तरह के बदलाव आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ये सलाह आपको ऋषभ जी की तरफ से दी गई है। बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ अगले कॉलर उत्तराखंड से कैलाश जी मौजूद है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नमस्कार सर। हेलो हेलो जी पूछिए अपना सवाल, बताएं कैलाश जी, बताएं। सर मेरे 4 है, आईसीआईसी प्रोफेशनल लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसी प्रोफेशनल वैल्यू एंड डिस्कवरी फंड है। जिसमें 3,000, 7,000, 5,000 और 5,000 करके टोटल 20,000 की एसआईपी है। अमाउंट 16,57,000 वैल्यू है अभी। ऑलराइट, तो 20,000 की मंथली सिप आप कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो की वैल्यू जिस तरह से आपने बताया 16,57,000 तक पहुंच गई है, और 7 साल में लक्ष्य 50 लाख का है। सर आपके पास इनका फंड सिलेक्शन मौजूद है, क्या राय रहेगी आपकी? दीपाली जी, पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे फंड्स है, देयर इज नो सेकंड टू दैट। एक ही चेंज करना चाहूंगा मैं, और उन्होंने दो एक्टिव फंड्स एक ही एएमसी से चुन के रखे हैं। वन इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। मैं चाहूंगा कि आईसीआईसीआई का जो लार्ज कैप फंड है उसको रिप्लेस करके आप कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड में स्विच कर दीजिए। अलग अलग एएमसीज में डाइवर्सिफाई करें। आई थिंक दैट इज अ मच मोर बेटर वे ऑफ गोइंग अहेड, एंड दैट इज मच मोर बेटर वे टू मिनिमाइज अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। ओवरऑल बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चेंज जो कि मैंने जो बताया वही आप चेंज करें। और मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूं। मैं आई एम अंडरस्टैंडिंग के 50 लाख का लक्ष्य है और वो 7 साल में अक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि 7 साल का समय है तो मैं थोड़ा सा रिटर्न भी कंजर्वेटिव रिटर्न ले रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स, जो 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और 16.5 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो करीबन 60 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज 58,68,000 वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। सो कंफर्टेबली अपना 50 लाख का गोल अचीव कर पा रहे, क्योंकि वो सिप कर
रहे और 7 साल का समय है, मैं चाहूंगा कि करीबन 1 या 2 साल का एक बफर पीरियड रखे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार 7 साल के अंत में मान लीजिए मार्केट ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया, टाइम करेक्शन में चला गया, कि प्राइस करेक्शन में चला गया, तो रिटर्न्स अफेक्ट हो सकता है। तो आप 1-2 साल का बफर पीरियड आप लेके चले और अच्छे मार्केट कंडीशंस में आप रिडीम करें, तो आपका रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया बनेगा और आपका गोल अमाउंट भी बहुत अच्छी तरह से आप अचीव कर पाएंगे। ऑल राइट, तो कुछ खास बदलाव करने की आपको ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, और जो आपने लक्ष्य रखा है आप आसानी से उसको हासिल भी कर पाएंगे। तो ऋषभ जी, यहाँ पर वक्त अब थोड़ा ही बचा है योर मनी में, और अब आखिर में आप बता दें आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं व्यूवर्स, क्या राय रहेगी? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स इस तरीके से आ रहे हैं। नंबर 1 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 HSBC वैल्यू फंड, नंबर 3 ईडलवाइज मिड कैप फंड, और नंबर 4 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये चारों फंड में आपको वैल्यू और ग्रोथ का भी आपको फ्लेवर मिल जाएगा, और आपको अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया समय है दीपाली जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है, और मेरे हिसाब से अगले 3 या 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स बन सकते हैं। तो अगले 3 से 5 साल में इन फंड्स पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वैल्यू और ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है, और कौन से 4 फंड्स रहेंगे वो ऋषभ जी की तरफ से आपको बताए गए हैं। तो फिलहाल वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत की। साथ ही साथ अपने व्यूवर्स को भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। आप इसी तरह से अपने सवाल हमें भेजते रहें, और हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से लेने की। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।